Understand universe. What is universe? Okay, so here we are. अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, ये क्या है? ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है पिक्चर में. दीज आर प्लैनेट्स, आई मीन. ओके, सो इतने प्लैनेट्स हैं आपके इस यूनिवर्स में, आप सोच भी नहीं सकते. तो ये यूनिवर्स बहुत वास्ट है. तो हम कुछ इसके बारे में समझ सके हैं जो आज तक एडवांसमेंट हुई हैं टेक्नोलॉजिकल, हम इनको देखेंगे वो क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्यूरियस अबाउट यूनिवर्स. हम पहले शुरू से ही बहुत क्यूरियस हैं. हम बहुत सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, और हम स्पेस के में देखने के बाद हमें बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं. और हमारी यही क्यूरियोसिटी की वजह से वी कंटिन्यूसली एंडिवर, हम कोशिश करते हैं टू डेल्व इनटू मिस्ट्रीज़ ऑफ यूनिवर्स. हम यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वी आर नेचुरली क्यूरियस. हम जब पैदा होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरा बाप कौन है, मैं किधर आ गया हूँ, ये मैं कौन से जहन्नम में आ गया हूँ. सो ये सारे सवालात हमारे दिमाग में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो हम क्यूरियस हैं. नो अदर स्पीसी हैज़ अनफोल्डेड द स्टैगरिंग फैक्ट्स, हक्का बक्का कर देने वाले फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्स देन वी द होमो सैपियंस. कोई स्पीसी, चाहे वो कोई शेर है, रीछ है, उनकी इतनी पावर नहीं है कि वो स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकें. हाँ, हम होमो सैपियंस अब तक जितनी भी स्पीसीज इस दुनिया में आई हैं उनमें इतने ज़हीन हैं कि हमने अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं. From the beginning of life, our ancestors gazed at sky and were curious. What are these twinkling things? हमारे आबाओ-अजदाद आसमान की तरफ देखते थे. शुरू वाले आबाओ-अजदाद जो स्टार्ट में थे, तो वो बहुत हैरान होते थे कि ये चमकती चीज़ें क्या हैं. Philosophers, physicists and religious scholars, तीनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से they tried to explain the universe. Okay. First of all, first model about the universe was given by Ptolemy. Ptolemy was a Greek philosopher and he gave geocentric model. Geo means earth and इसका मतलब ये है कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स. कितनी गलत बात उसने की कि जो अर्थ है ये सेंटर है और सारी की सारी कायनात and all galaxies and everything as whatever it is, they are moving around the earth. Okay, so it was based on, I mean, religious views or whatever, I don't know about it, but उसका ये ख्याल था कि अर्थ सेंटर है, बाकी सारी चीज़ों पे भूल. उसके बाद दूसरा जो मॉडल आया वो किसने दिया? वो दिया कोपरनिकस ने. ये इटली का एक एस्ट्रोलॉजर था और उसने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया. उसके मुताबिक सन क्या होता है? वो सेंटर है और सारी कायनात उसके गिर्द घूमती है और बाकी सारे प्लैनेट उसके गिर्द घूमते हैं. तो उसने कुछ ठीक बात की, लेकिन उसने भी गलती की. उसने ये गलती की थी जिसको बाद में दुरुस्त किया गया. केपलर ने क्या कहा? केपलर ने कहा दैट द ऑर्बिट वाज नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल. आप जो देख रहे हैं, कोपरनिकस ने कहा था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट हैं उनमें क्या करते हैं, प्लैनेट मूव करते हैं किसके गिर्द? सन के गिर्द. ओके, लेकिन इस बात को गलत साबित किया किसने? केपलर ने. उसने कहा नहीं, ये इलिप्टिकल होते हैं, इस तरह के बेजवी होते हैं. ओके, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड आ लिटल अबाउट यूनिवर्स. बहुत थोड़ा प्रेडिक्ट किया है और हम उसको मान भी नहीं सकते कि उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया है. बिकॉज थ्योरी इज़ नॉट लॉ. थ्योरी लॉ नहीं होती और इट कैन बी सेट असाइड एट एनी मूवमेंट. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो थ्योरी होती है वो कभी भी पक्की नहीं होती. वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है. मतलब 100 साल थ्योरी पे लोग बिलीव करते रहे और बाद में पता चला कि ये बिल्कुल बकवास थी और इसमें कोई सच्चाई और रियलिटी नहीं है. ब्लैक स्वान बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि इफ़ यू सी इन योर होल लाइफ दैट अ बर्ड इज़ वाइट, देन एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू कम अक्रॉस विद द ब्लैक बर्ड ऑफ अ सेम स्पीसी, योर थ्योरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ होल लाइफ बिकम ऑब्सोलीट विद इन अ वन डे. अगर आप एक परिंदा देखते हो ख़ास किस्म का सारी ज़िंदगी और वो देखते हो कि वो सफ़ेद है और आप कभी ट्रैवल नहीं करते हो कहीं और आप कभी दूसरी जगह पे जाते हो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में, आप उसी स्पीसी का एक ब्लैक परिंदा देखते हो, तो अगर आपकी थ्योरी ये है कि ये सारे इस स्पीसी के परिंदे वाइट हैं तो वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाते हैं. तो थ्योरियों पे बिलीव कम ही करना चाहिए. हाँ, करना चाहिए बट कम करना चाहिए. तो राइट ब्रदर्स ने भी एक थ्योरी को बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया था. पहले ये लोग मानते थे कि कोई भी चीज़ जो हवा से भारी होती है, हैवियर देन एयर, कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकती. राइट ब्रदर्स ने 13-14 सेकेंड आर्टिफिशियल विंग्स लगा के फ्लाई किया था, तो उन्होंने थ्योरी को सेट असाइड कर दिया जो कि सालों से चल रही थी, सदियों से चल रही थी.
उसके बाद कोल्ड वॉर वैसे तो बहुत बुरी थी, दुनिया तबाह होने वाली थी कोल्ड वॉर में। ये 1945 से 1991 में तक सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान थी। ओके, तो जो सोवियत यूनियन था उसने स्पेस रेस में दोनों ममालिक ही इंटर हो गए। तो सोवियत यूनियन जो था वो उसने पहला आदमी स्पेस में भेजा जिसको यूरी गैगरिन बोलते हैं। ये बैठा हुआ मैंने, इसकी शक्ल याद रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद यूएसए को बहुत तकलीफ़ हुई और यूएसए ने कहा हम क्यों पीछे रह गए हैं। फिर उन्होंने नासा बनाई 1958 में, नासा एक्ट सेनेट में पेश किया गया। उसके बाद उन्होंने अपोलो 11 भेजा चांद के ऊपर। फिर उसके बाद द चैलेंजर कोलैप्स्ड ऑन 18 जनवरी 1986 में उन्होंने एक और स्पेस में फ़्लाइट भेजने की कोशिश की, उसमें लोग भी थे और वो कोलैप्स्ड हो गई। उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टॉप हो गया, उसमें फंडिंग खत्म हो गई। नाउ द प्राइवेट इन्वेस्टर हैव जंप्ड इनटू द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉलोनी ऑन मार्स। लेकिन अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो इसी बिज़नेस में आ गए हैं, स्पेस बिज़नेस में आ गए हैं। जैसे एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस, ये सारे, तो ये अब स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे और कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे ऑन मार्स। ओके, सो आवर प्लेस इन यूनिवर्स, हम यूनिवर्स में वैसे तो बड़ा दावा करते हैं, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, ये है वो है, बट हमारी जो हैसियत है वो यूनिवर्स में ऐसी है। अगर हम मार्स पे जाकर ज़मीन को देखें तो ज़मीन एक छोटे से नुक्ते के अलावा और कुछ नहीं है, और ये उसकी सैटेलाइट चांद। ओके, हुबल टेलीस्कोप ने हमें स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताया है। रिवील्स, इसी ने रिवील किया कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली ये यूनिवर्स के बारे में जितनी भी मालूमात होती हैं, इसको पक्का नहीं लिया जाता, 11 बिलियन गैलेक्सीज इन यूनिवर्स एंड मिल्की वे इज़ गैलेक्सी, देयर आर 4000 अर्थ लाइक प्लानट। और मिल्की वे में अर्थ की तरह के कितने हज़ार प्लानट्स हैं, हमारी अर्थ की तरह के 4000, और बाकी जो प्लानट हैं जो अर्थ से मुख्तलिफ हैं उनकी तो गिनती ही नहीं हो सकती, पता नहीं कितने होंगे। नाउ वी कुड इमेजिन हाउ मच टाइनियर वी आर एंड अलोन, हम कितने अकेले हैं और हम कितने छोटे हैं, हमें पता है। अब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? एस्टेरॉइड्स आर रॉकी मटेरियल स्मॉलर दैन प्लानट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कोई भी चीज़ जो अर्थ से छोटी होगी प्लानट से, लेकिन है रॉकी, है बहुत बड़ी, बट अर्थ और जो प्लैनेट्स हैं उनसे छोटी होती है और वो सूरज के गिर्द मूव करती है, उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? मीटियोराइट्स द रॉक दैट डिटैचेज फ्रॉम द एस्टेरॉइड एंड हिट आवर प्लानट, वो चीज़ जो हिट करती है। पिछले दिनों कुछ लोग कह रहे थे कि ज़मीन पे आके एक छोटा सा पत्थर का गोला गिरेगा, तो वो गोला वाकई ही गिर सकता था, ये मजाक की कोई बात नहीं है, लेकिन वो गिरा नहीं है, ठीक है। तो वो मीटियोराइट थी, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं और गिरे भी हैं। तो कॉमेट क्या होती है? व्हाट इज़ अ कॉमेट? तीसरी चीज़ है कॉमेट। कॉमेट ये होती है कि इट इज़ अ डर्टी स्नो बॉल कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्रोजन गैसेज लाइक CO2, डस्ट, वाटर, आइस। ओके, सो देर इज़ अ वन comet in our solar system and it is called Halley comet because Halley discovered it. Okay, Halley ने डिस्कवर किया था, इसको Halley comet बोलते हैं। ये 2062 में रिटर्न करेगी और अर्थ पे ये विजिबल होगी नेकेड आई से, कोई माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, कोई कुछ और नहीं चाहिए। लास्ट टाइम इट वाज विजिबल, पिछली बार ये विजिबल 1986 में थी, इन 1986। अगर आप ज़िंदा रहे 2062 तक तो आप Halley comet देखेंगे। ओके, कुछ लोग ये कहते हैं कि UFO आएंगी, हमें पकड़ लेंगी, हमें गुलाम बना लेंगी और हमें किसी और सियारे पे लेके चले जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि UFOs के साथ और किसी और अलाइन लाइफ के साथ जो इस यूनिवर्स में, उसके साथ हमारी टक्कर होगी और सब खत्म हो जाएगा। तो डोंट वरी, ऐसा लीस्ट लाइकली है, ऐसा नहीं हो सकता। वी विल कम अक्रॉस विद अलाइन लाइफ, वी विल कम अक्रॉस विद अलाइन लाइफ डायरेक्टली। हम नहीं कभी भी इस तरह से डायरेक्टली किसी भी अलाइन लाइफ के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ये बहुत लीस्ट लाइकली है, ऐसा मुमकिन नहीं है। द रियलिटी इज़ रेडियो वेव्स जो है वो रियलिटी रेडियो वेव्स हैं कि वो रेडियो वेव एक ऐसा तरीका है जिसके मोस्ट लाइकली तरीका जिसके ज़रिए से हम किसी और लाइफ पे जो किसी और प्लानट पे मौजूद है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विक भी है, लो कॉस्ट भी है और सिंपल भी है। पहले हमें वो जो कोई और अलाइन लाइफ होगी वो हमें क्या भेजेगी? प्राइम नंबर्स भेजेगी कि हम आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर हम उनके साथ बात कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हाउ लाइफ कुड एंड ऑन आवर प्लानट, हमारी ज़िंदगी इस प्लानट पे ख़त्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। अगर पहली तो बात यह है कि इफ़ अ स्टार डाइज नियर अर्थ, अगर कोई भी सितारा ज़मीन के गिर्द तबाह हो जाएगा, इतना करीब नहीं दूर,
बट इतना भी दूर नहीं कि जितना अब दूर, ठीक है। तो जब सितारा तबाह हो जाता है तो गैमा रेज एमिट करता है, तो गैमा रेज विल रीच एंड ब्लाइंड अस एंड वी ऑल विल डाई व्हेन एक्सपोज टू दिस रेडिएशन, ओके। तो फिर उसके बाद गैमा रेज आएंगी अगर ज़मीन के करीब होगा और हम सब अंधे हो जाएंगे, जो बाहर होंगे वो इंस्टेंटली अंधे हो जाएंगे, जो अंदर होंगे वो बच जाएंगे, जब वो बाहर जाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, तो सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो कौन किसको संभालेगा, कोई भी नहीं। न्यूक्लियर वेपन कुड एंड आवर स्पीसीज एंड अर्थ, न्यूक्लियर वेपन हमारी ज़मीन को तबाह कर सकते हैं। हमारे ज़मीन के नीचे सुपर वोल्केनोज हैं, विल जैम आवर कार्स एंड रेन ऑफ एशेज विल हॉल्ट आवर मूवमेंट, वी विल डाई। ज़मीन से अगर कोई लावा निकलेगा, सुपर वोल्केनो निकलेगा, तो वो इतना ज़्यादा लावा निकलेगा कि उसके बाद एशेज़, राख की बारिश होगी, और उस राख की बारिश से हमारी एम्बुलेंस भी नहीं चल पाएंगी, हमारी रिलीफ मूवमेंट्स भी नहीं चल पाएंगी, सब जैम हो जाएगा और उसके बाद लोग मर जाएंगे। बायोलॉजिकल वेपन, कोई भी बायोलॉजिकल वेपन जिसकी 100% मोर्टेलिटी हो, कोरोना वायरस तो सिर्फ 2% लोग मारता है, तो अगर 100% मोर्टेलिटी वाला कोई बायोलॉजिकल वेपन 9 बिलियन या 7 बिलियन या 8 बिलियन लोगों के दरमियान में चला गया, जो बहुत इन्फेक्शस हुआ तो और बहुत जल्दी से स्प्रेड करता हुआ, तो वो हमें ख़त्म कर देगा। इफ़ अ ब्लैक होल विजिट्स आवर सोलर सिस्टम इट वुड बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ब्लैक होल आएगा, हमें लोग साइंसदान पहले बता देंगे कि ब्लैक होल आने वाला है, हमारे सोलर सिस्टम को विज़िट करने वाला है, हम सब अपने प्यारों के साथ कुछ मुलाकात करेंगे, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को मिलेगा, कोई कुछ कर लेगा, और उसके बाद ब्लैक होल आएगा, हम स्ट्रेच होते जाएंगे, पहले हमारी बॉडी के 2 हिस्से होंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और डबल होते होते हमारी बॉडी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स में तकसीम होकर इस यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएगी। मोस्ट लाइकली, सबसे जो लाइकली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुनिया तबाह होगी, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ओके। और इट इज़ अ मल्टी प्रॉन्ग्ड इशू। उम्मीद है आपको बहुत सारी समझ आई होगी और इसको से आपको फ़ायदा भी हुआ।